नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं सल्तनत काल का पूरा विवरण। ये 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का पूरा इतिहास है। 1526 के पश्चात मुगल काल की स्थापना हो जाती है। विशेषतः यह वीडियो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की दूसरी यूनिट का जो रिवाइज सिलेबस के पश्चात शेष भाग है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहें, लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हमने पहले वाले अध्याय के भी वीडियो भेज दिए थे, उनको भी आप ज़रूर देखें। चलिए हम बात कर लेते हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल प्रारंभ होता है उससे पहले हम जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में अटैक करते हैं उनको हम समझे तो सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे और इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर सेन के साथ संघर्ष किया। उसमें दाहिर सेन पराजित हो गए थे। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आए और उसका मुकाबला हुआ था कश्मीर के जो शाही राजा होते थे जयपाल और आनंदपाल। इसके बाद में मोहम्मद गोरी आते हैं। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध होता है वो सभी जानते हैं और इस युद्ध के अंदर अंतिम जो युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इस तरह से भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता जो है स्थापित हो जाती है। लेकिन व्यवस्थित सत्ता की स्थापना होती है 1206 में, यानी ये जो साल है यहाँ से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गोरी जो है यहाँ से चले जाते हैं और उनके जो गुलाम थे उनका शासन प्रारंभ हो जाता है। तो सल्तनत काल का सबसे पहला वंश हम समझेंगे वह गुलाम वंश। ये 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया और इस वंश के अन्य नाम हम समझें तो यामिनी वंश, इलबरी वंश। इसका पहला जो राजा है वो आता है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 1206 से लेके 1210 तक शासन किया और इसका 1206 में राज्यारोहण। और इसका एक नाम और याद रखें आप, इसका नाम लाख बख्श भी जाना जाता है। बड़े उदार थे ये। राजधानी उस समय होती थी लाहौर। और इसकी उपलब्धियों की बात करें तो कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग यानी पहला वाला मंजिल है वो इन्होंने बनवाया था और इनकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए, ये पोलो, ठीक है, पोलो घोड़े पर बैठ के जो पोलो होता है वो चौगान, और इस खेल के दौरान घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश का पहला जो शासक या सल्तनत काल का पहला शासक, यानी पहला वंश गुलाम वंश और उसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम इसके बाद जो अगला शासक हुआ है, इन शासकों को सुल्तान बोला जाता था उस समय। अगला जो शासक हुआ है वो है इल्तुतमिश। इन्होंने 1210 से लेके 1236 तक ये ऐबक का दामाद था। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात सुल्तान बनते हैं। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो कुतुब मीनार का जो शेष काम यानी वर्तमान जो स्वरूप है ये इल्तुतमिश ने तैयार करवाया था। इन्होंने काफ़ी लंबे क्षेत्र पे आक्रमण करके उसको अपने अधीन किया, जिसमें रणथंभौर, मालवा, ग्वालियर, जालोर इनको जीता। इसके समय की जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें एक तो ये चालीसा दल रखते थे और ये क्या था, चहलगानी नाम से जाना जाता था। ये तुर्की दासों का दल था। इसके बाद में जो अगला राजा होता है वो है रजिया सुल्ताना। ये ध्यान में रखें, पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना। ये 1236 से लेके 1240 तक सुल्तान रहती है। ये कौन थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इन्होंने यानी रजिया ने काफ़ी परिवर्तन किए। इसने पुरुषों के समान कोट पहनती थी जिसको कुबा बोलते थे, टोपी ओढ़ती थी जिसे कुल्हा कहते थे। ये सारे परिवर्तन किए जिससे काफ़ी विरोध भी हुआ था इसका, और इसी विरोध के अंदर इसकी मृत्यु होती है। और इसने बाद में अल्तुनिया के साथ विवाह किया और दोनों को यानी रजिया और अल्तुनिया दोनों को 1240 में मौत के घाट उतार दिया।
इसके बाद में जो अगला सुल्तान बनता है गुलाम वंश का, वो है बलबन। बलबन ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया, काफ़ी काम भी किए इन्होंने। इनका मूल नाम था उलुग खां। और ये कौन थे? ये इल्तुतमिश का जो 40 लोगों का यानी दासों का जो ग्रुप था चहलगानी, उससे संबंधित थे ये। इसके समय की जो मेन उपलब्धियां हैं उसमें एक तो दीवाने आरीज बनाया। ये क्या था? ये सैन्य विभाग का दफ्तर था, यानी सैन्य विभाग को व्यवस्थित किया इसने। अन्य जो काम है इसमें एक तो सिजदा और पोबोस, ये परंपराएं शुरू की। क्या थी ये चीज? सुल्तान के सामने झुककर पैर चूमना। ठीक है, ये जो परंपरा जो है बलबन ने प्रारंभ की थी। और इसकी मेन जो नीति थी वो थी जो दुश्मनों के प्रति लौह और रक्त की नीति। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लौह और रक्त की नीति कौन से सुल्तान ने अपनाई थी? ये बलबन ने शत्रुओं के प्रति। बलबन का राजत्व सिद्धांत भी याद रखें, ये क्या था? बलबन मानता था कि पृथ्वी पे राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। राजत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और ये क्या था? ठीक है, ये बात आती है अपने गुलाम वंश की। इसके बाद में जो अगला वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। ये 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक रहता है। और इसका पहला जो राजा है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 से 1296 तक। और अंतिम जो गुलाम शासक क्यूमरस होता है उसका वध करके, यानी बलबन के बाद में जो है ज़्यादा शक्तिशाली राजा नहीं हुए हैं, और उनमें जो अंतिम क्यूमरस है उसका वध करके 1290 में कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। उस समय ये 70 साल के थे, यानी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। तो ज़्यादा समय तक ये भी राज नहीं किया, ना 4 साल तक ही राज किया। इसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी राजा यानी सुल्तान बनते हैं। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया। ये कौन थे? ये जलालुद्दीन का भतीजा या दामाद। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं? इसने जलालुद्दीन की धोखे से हत्या करके और ये सुल्तान बन जाते हैं। 20 साल तक राज किया इसने, और काफ़ी इसने प्रयोग किए, काफ़ी बदलाव किए, और काफ़ी लंबे क्षेत्र पे इसने आक्रमण करके अपने अधीन शामिल कर लिया। जिसमें मेन अटैक था 1301 में रणथंभौर का और 1303 में चित्तौड़ का। इस 1303 वाले अटैक में जो पद्मावती ने जौहर किया था वो शामिल है, ये याद रखें। 1303 वाला जो आक्रमण है चित्तौड़ पे। अलाउद्दीन का जो गुजरात आक्रमण हुआ था उसी दौरान इसको मलिक काफूर नाम का एक हीरा, ठीक है, इसने मलिक काफूर ने काफ़ी लंबे क्षेत्र पे यानी राज करवाने में अलाउद्दीन की मदद की थी। ये मलिक काफूर कहाँ मिला था? इसको गुजरात पे जब अटैक करने गए थे वहाँ ये इसके साथ शामिल हुआ था। अलाउद्दीन ने अधिकांश दक्षिणी भागों में को जीत लिया था। और अगर इसकी उपलब्धियों की बात करें तो इनको आप ध्यान में रखें। अलाउद्दीन की जो मेन उपलब्धियां थी इसमें एक तो गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ करवाई इसने, मद निषेध है, अमीरों की संपत्ति जब्त की, बाजार नियंत्रण, ये बहुत सारे काम करवाए। और एक ये किताब है अमीर खुसरो की, ये याद रखना, खजाइनुल फुतूह। इसमें इसने विश्व का सुल्तान कहा है। किसको? अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी किताब, कौन सी किताब है? खजाइनुल फुतूह में विश्व का सुल्तान कहा है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें रही हैं, ऐसा इसका व्यक्तित्व रहा है जिसके कारण अमीर खुसरो ने ये पदवी इसको दी है। इसके अलावा अलाउद्दीन के समय में बाजार कंट्रोल के लिए शाहना नियुक्त किए गए, मुहत्सिब बनाए। ये क्या थे? ये जनसाधारण के रक्षक और मापतौल के निरीक्षक थे। बरीदे मुमालिक बनाए, ये कौन थे? गुप्तचर विभाग के अधिकारी थे। इसने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर भी रोक लगवाई। अगर इसके निर्माण कार्यों की बात करें तो ज़्यादा निर्माण कार्य नहीं है इसके शासन के। एक 1303 में इसका किले का वर्णन आता है, वो है अलाई किला। इसे सीरी का किला भी कहते हैं, दिल्ली में है। और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, जिसके अंदर काफ़ी उपलब्धियां और काफ़ी इसने क्षेत्र का विस्तार करके सल्तनत काल को काफ़ी बढ़ाया, यानी सल्तनत काल के साम्राज्य को विस्तृत किया। इसके बाद में जो अगला वंश, ठीक है ना, वो कौन सा वंश है? तुगलक वंश। अभी तक हमने देखे गुलाम वंश और दूसरा खिलजी वंश। तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। ये 1320 से लेके 1398 तक, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक हुए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे, यानी ज़्यादा योग्य नहीं थे। उसके बाद में अगला वंश जो आ जाता है तुगलक वंश, 1320 से प्रारंभ हो जाता है। और इसमें पहला जो सुल्तान हम पढ़ें तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। ये 1320 से लेके 1325 तक शासक रहा। ये अंतिम खिलजी शासक ये कौन था? खुसरो शाह। इसकी हत्या करके यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है सुल्तान बन जाते हैं। और इस समय में जो प्रांत थे यानी राज्य थे उनमें काफ़ी विद्रोह हुआ, उसने दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन मामला जो है काफ़ी बढ़ चुका था। तो इसने अपने राज्य को ज़्यादा व्यवस्थित नहीं कर पाए और इनकी 1325 में मृत्यु हो जाती है। ये कैसे होती है? दिल्ली में ये कहीं से जीत के आए थे और उस जीत के स्वागत समारोह में जो लकड़ी का भवन था वो इनके ऊपर गिर गया और इनकी मृत्यु हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की। इसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण तुगलक वंश का और सल्तनत काल का जो सुल्तान है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। आप शॉर्ट में इसको MBT भी याद रख लें, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। ये नाम आप शॉर्ट में याद रख लें। ये 1325 से 1351 तक सुल्तान रहे। इनका मूल नाम था जूना खां, हम उलूग खां भी जानते हैं इनको। और जब सुल्तान बने उसके बाद में इनका नाम रहा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में कई तरह की संज्ञाएं लोग देते रहे हैं इतिहासों में। एक तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, यानी इसके जो विचारों में बहुत विरोध था, कभी कुछ विचार कर लेता था ये, कभी कुछ विचार कर लेता था। एक और संज्ञा दी गई है रक्त का प्यासा, यानी इसकी योजनाओं से ऐसा लगता था कि जनता बहुत परेशान है, तो इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको रक्त का प्यासा भी कहा है। और इस समय अगर हम साम्राज्य की बात करें तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। 23 प्रांत यानी प्रांतों को मुक्त कहते थे ये थे। बर्नी ने अपने लेखों में यानी अपने साहित्य में मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विवादित योजनाओं का जिक्र किया है। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विवादित योजनाएं जिनके कारण इसको पागल बादशाह भी कहते हैं। और ये हैं, पहली है तो दोआब कर में वर्दी, ठीक है, बहुत अच्छा एरिया था, उसके ऊपर कर लगा दिया, करसी का सत्यानाश हो गया। एक देवगिरी को राजधानी, यानी दिल्ली से ये राजधानी सेंटर में ले गया देवगिरी। वो एरिया जो है सेंटर में था, इसको लगा कि राज वहाँ से अच्छा चलेगा, तो वो योजना जो है रास नहीं आई वहाँ के दरबारियों को और इस वजह से योजना फ्लॉप हो गई। इसके बाद में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, ये भी बहुत इसके लिए विवादित योजना रही। लोगों ने नकली सिक्के जमा करवा दिए, असली खजाने से ले गए। और खुरासन पर आक्रमण करना, कराचील की ओर अभियान, ये 5 योजनाएं ऐसी योजनाएं थी जिनके कारण इसको विवादित यानी पागल बादशाह की श्रेणी में मानते हैं। इसके समय में मोरक्को से एक यात्री आए थे, इनका नाम था इब्न बतूता। ये 1333 ईस्वी में भारत आए। बाद में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी बनाया सुल्तान ने और राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती। इसकी मृत्यु पर एक साहित्यकार ने कहा भी था कि सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। याद रखना, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है परीक्षा के लिहाज से। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अगला जो सुल्तान होता है वो फिरोज तुगलक। ये 1351 से लेके 1388 तक सुल्तान रहा। ये कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने जो काम की इसमें महत्वपूर्ण, एक तो सेना की नौकरी वंशानुगत बना दी।
इसके अलावा इसके जो निर्माण की अगर बात करें समय की, इसने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर ये शहर बसाए, नहरें भी खुदवाई, ब्राह्मणों पे इसने जजिया कर लगाए। और जजिया कर यानी मुसलमानों से हटके जो हिंदू धर्म के जो मुख्य यानी पुजारी ब्राह्मण, इनके ऊपर जजिया कर पहली बार इसने लगाया। इसने गैर शरीयत के जो भी कर थे यानी 24 तरह के करों को हटा के सिर्फ 4 कर रखे, खराज, जकात, खम्स और जजिया। ठीक है ना, इनको आप शॉर्ट में याद रखना, खाज, खुजा। ठीक है ना, खाज, खा से खराज, जैसे जकात, खुजा, खुजा में ख से खम्स और जैसे जजिया। ठीक है, ये 4 कर रखे, बाकी 24 हटा दिए। इसके समय में 1,80,000 दास इसके दरबार में थे और इन दासों को संभालने के लिए एक अलग से ही ऑफिस बना दिया, उसका नाम था दीवान ए बंदगान या दासों का विभाग। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दीवान ए बंदगान क्या था, कौन से शासक के दौरान इसकी स्थापना हुई? 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु होती है। और तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद था। और इसी के समय 1398 में तैमूर लंका अटैक होता है और इस अटैक के बाद में ये मान के चलो भारत के अंदर काफ़ी क्षति होती है। इस अटैक के बाद में सैयद वंश की स्थापना होती है और ये सैयद वंश की स्थापना का श्रेय तैमूर लंग को जाता है। इसने खिजर खां को अपना प्रतिनिधि बना के भारत का सुल्तान बना के वो चला गया। इस वंश में खिजर खां के बाद में मुबारक शाह सुल्तान बनता है और अंतिम सैयद शासक की बात करें तो वो आलम शाह था। ये इतना आलसी था, इसने स्वेच्छा से ही दिल्ली का राज छोड़ दिया और इसके बाद में लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। लोधी वंश का जो बहलोल लोधी था उसको राज सौंप देता है ये स्वेच्छा से। ये पहली बार होता है इतिहास में। इसके बाद में जो अगला वंश आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना 1451 में और 1526 तक रहता है। ये सल्तनत काल का अंतिम राजवंश है। इसका संस्थापक बहलोल लोधी ये अफगान था। इससे पहले के जितने भी वंश हुए हैं वो तुर्क जो है तुर्कों के थे। ये अफगानों का वंश है लोधी वंश। यानी मैंने पहले ही बता दिया था कि अंतिम जो सैयद वंश का शासक था आलम शाह, उसने स्वेच्छा से दिल्ली का जो है राजपाट त्याग दिया और बहलोल लोधी जो है राजा बन जाते हैं। इसने 38 साल तक राज किया। इसका पुत्र था जिसको निजाम शाह भी बोले, बाद में राजा बनने के बाद में सिकंदर शाह भी और सिकंदर लोधी भी बोलते हैं। यानी बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी सुल्तान बनते हैं। इसने सिकंदरी गज चलाए, ये 30 इंच का होता था। यानी नापने के लिए पहली बार कोई व्यवस्थित इकाई जो है तैयार की। इसकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो आगरा नगर बसाया 1506 में और इसके साथ ही जो है राजधानी कहाँ हो गई, आगरा। यानी लोधी वंश का शासन जो है आगरा राजधानी से चला है। इसका उपनाम था गुलरू खां और इसी नाम से इसने कविताएं भी लिखी है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुलरू खां के नाम से जो है कविताएं कौन से सुल्तान ने लिखी। ये था आपके सिकंदर लोधी। 1570 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र है कौन था, इब्राहिम लोधी, वो सुल्तान बन जाता है। और लोधियों की राजधानी आगरा ये मैंने बता ही दिया था। 1517 से 18 में यानी इब्राहिम लोधी की महाराणा सांगा, ये कौन थे, मेवाड़ के राजा, इनके साथ लड़ाई होती है जिसमें लोधी हार जाते हैं। इसके बाद में 1526 में महत्वपूर्ण लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई, ये पानीपत का युद्ध बोलते हैं। ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है और इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो जाती। इस तरह से 1526 तक सल्तनत काल का शासन रहता है। इसमें सारे जो वंश थे उनको हमने क्रम से समझा।
अब हम बात कर लेते हैं संक्षिप्त में सल्तनत काल का जो शासन था वो कैसे चला, उसके अंदर मेन जो पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे। तो सल्तनत काल के अंदर हमने बता ही दिया था कि जो शासक होता था यानी राजा, उसको क्या बोलते थे हम, सुल्तान। सुल्तान से ये सल्तनत काल हो गया। इसमें एक अमीर वर्ग भी होता था जो राजा के ऊपर प्रभाव रखता था। इसमें तुर्क वर्ग भी था और गैर तुर्क वर्ग भी था। इल्तुतमिश के समय में एक चहलगानी दल भी होता था जिसमें 40 अमीरों का समूह, इसे चालीसा भी बोलते हैं। इसी चालीसे का ही मेंबर रहा बलबन। दीवाने विजारत जो कार्यालय था वो क्या था, वित्त विभाग का कार्यालय। इसका मुखिया कौन होता था, वजीर। आज भी हम बोलते हैं ना वजीर, जैसे हम शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज में वजीर का जिक्र आता है, तो ये वित्त विभाग यानी इसको हम बोलते थे उस समय दीवाने विजारत। अच्छा, दीवाने अमीर को ही क्या था, ये एमबीटी के टाइम यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कृषि विभाग था। ये इसी ने स्थापना करवाई थी इसकी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही की। दीवाने रियासत क्या था, ये था विदेश मंत्री। दीवाने रियासत किसको बोलते थे, विदेश मंत्री को। सदर उल सुदूर, ये सदर उल सुदूर जो है कौन होता था, धर्म का मुखिया, ठीक है ना, जो मुख्य धर्म का यानी पुजारी, यानी हम काजी वगैरह जो भी बोले, सदर उल सुदूर। खम्स क्या था, खम्स शब्द को भी ध्यान में रखिए, ये युद्ध के समय में जो लूटा हुआ माल था ये होता था, ठीक है ना। इसके अलावा वली शब्द, वली या नाजिम भी बोले, ये प्रांतों के पति, ठीक है। प्रांतपति मतलब आज के समय में हम जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होता है ना, वैसे ही प्रांत को तो मुक्त बोलते थे और उसके मुखिया को क्या बोलते थे, वली या नाजिम। और सिख किसको बोलते थे, सिख होते थे जिले का राजस्व अधिकारी। जैसे आज के समय में जिले का जो राजस्व अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर। ऐसे ही उस समय यानी सल्तनत काल में जिले का मुखिया कौन होता था, सिख। तो साथियों, ये जो चर्चा थी, इस चर्चा के माध्यम से हमने सल्तनत काल को बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है। और ये जो चर्चा है कक्षा 10 के स्टूडेंट, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा समझने के पश्चात कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आगामी वीडियो जिसमें हम मुगल काल का जिक्र करेंगे वो शीघ्र ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।